नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आंकड़ों के लिहाज से बात करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे मंडीज वर्सेस नॉन मंडीज में। जिस तरीके से महंगाई बेकाबू हो रही है, जिस तरीके से फार्मर्स का एजिटेशन है, बहुत जेन्युइन एजिटेशन है, बहुत लेजिटिमेट है, शांतिपूर्ण है, एक तरीके से सत्याग्रह है और हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। उनकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। जिस तरीके से ये सब देखा जा रहा है उस पर मैंने पहले भी फीचर्स तैयार की हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ये एजिटेशन आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से बारिश हो रही है, जिस तरीके से 60 के करीब किसानों की शहादत हुई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बातें हो रही हैं। इस पे जल्दी से जल्दी हल निकले, लेकिन हमने सोचा कि इसको हम आंकड़ों के लिहाज से अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन को लेकर के, महंगाई दर को लेकर के, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है या बढ़ सकती है, मंडीज वर्सेस नॉन मंडीज में हम 3 राज्यों का इसमें आकलन करेंगे। जैसे पंजाब एंड हरियाणा का हम केस एक तरफ लेंगे और दूसरी तरफ हम बिहार का केस लेंगे, जहाँ पे एपीएमसी सिस्टम है ही नहीं। तो 2006 में वो हटा दिया गया था, इसकी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। तो आज हम सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से बात करते हैं कि किसकी की दर कितनी है, और फार्मिंग पे बहुत सारे लेक्चर्स इसमें और बनेंगे। आप पुराने लेक्चर्स आप प्लीज देखिएगा। एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। जिस तरीके से एग्रीकल्चर के बारे में पता चल रहा है इस एजुटेशन के बाद, जिस तरीके से फार्मर्स की बात, जिस तरीके से उनके फ्यूचर कंसर्न्स हैं, उनके अंदर जो एक तरीके से फ्यूचर को लेके जो एक जो अनिश्चितता आ रही है, जिसको लेके प्राइसेस को लेके, उन सब का ही संज्ञान लेना चाहिए, उनको आश्वस्त करना चाहिए। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो एक तरीके के स्टेटस चेक के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि जो राज्यों की हमने जैसे बात की, उसके बाद हम उसको ऑल इंडिया के लेवल पे देख लेंगे कि महंगाई का दर कितना है। तो एक जो बड़ा आर्ग्यूमेंट है जो फार्म लॉज की तरफ से दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रेड अगर स्टार्ट हो जाएगा, जो रेगुलेटेड मंडीज की तरफ लोग कम जाएंगे, जो अनरेगुलेटेड मंडीज होंगे एक तरीके से अनऑफिशियली, जहां पर लो टैक्सेस होंगे, तो वहां पर क्या होगा, बेसिकली वक्त के साथ जो होगा, इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज जो हैं, जिसको हम एपीएमसी कहते हैं पॉपुलरली तरीके से, वो सारी एक तरीके से खत्म हो जाएंगी वक्त के साथ। और जिस तरीके से एफसीआई पे संकट बरकरार है, जिस तरीके से एफसीआई पे कर्जा बरकरार है, तो इन सबके मद्देनजर इसकी काफी पॉसिबिलिटी है, अगर सरकार ने इन तीन कानूनों को इन्होंने अगर वापस नहीं किया, तो इसको लेकर के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, और जिस तरह से एक ये भी आ रहा है कि किस तरीके से ये स्टेट सब्जेक्ट है, फिर सरकार ने उसको हवाला दिया, उसके अंदर कंकरेंट लिस्ट के अंदर 33rd पॉइंट को उन्होंने कोट करते हुए कहा कि वो ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो इसके काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसके साथ साथ। तो हम एपीएमसी की अगर हम बात करें, तो इसका जो डायरेक्ट निष्कर्ष निकलेगा वो ये निकलेगा कि एक तरीके से फार्मर्स जो होंगे वो एक तरह से रहम पे हो जाएंगे, बिग कॉर्पोरेट्स के, बिग बिजनेस हाउसेस के। जिस तरीके से वो फार्मर्स कह रहे थे कि वो कड़ा लेके बैठ जाते हैं हाथों में जो पहनते हैं, और उसके बाद वो आलू को निकाल के देखते हैं। तो एक तरह की जो स्थिति है जो व्यवहारिक है, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, अगर ये इतना, क्योंकि फसल आज भी कहीं बिक सकती है, और जिस तरीके से एमएसपी की बात है, वो जिसको कहते हैं कि शांताराम कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, जो मोदी सरकार ने बनाई थी, उसमें ये कहा गया था कि 6% किसानों को ही एमएसपी मिलती है, और अगर केंद्र सरकार जो है वो 23 की 23 फसलों पर ले लगे तो 17 लाख करोड़ का आएगा, लेकिन सरकार उसको बेचेगी भी तो 2 से 3 लाख आएगा। तो ये काफी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ है, लेकिन हम इसमें आज महंगाई का देख लेते। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो हमने बिहार का लिया है। तो जहां पर फार्मर की इनकम जो है बहुत बुरी तरीके से धराशायी हुई है, गिरी है, जहां पर एक तरीके से रेगुलेटेड मंडीज हैं ही नहीं। तो जब रेगुलेटेड मंडीज नहीं है, तो वहां तो उनको बहुत अच्छा हो जाना चाहिए था अगर हम गवर्नमेंट के तर्क को मान लें, लेकिन ऐसा नहीं है। और जिस तरीके से जो उसने इम्पैक्ट किया है कंज्यूमर को, जो इन्फ्लेशन किया महंगाई के तौर पे, जिस तरीके से, तो कहाँ पर आज स्टेट्स खड़े हैं कि रोबस्ट मंडी सिस्टम हो या ना हो। इसके बाद जो एवरेज रिटेल का फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन पंजाब और हरियाणा का अगर हम देखें, तो ये जो स्ट्रक्चर है आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। इसमें हमने 2014-15 से जो है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर्स का हमने सारा डाटा लिया है। इसके बाद अगर हम देखें, तो जिस तरीके से बिहार के अंदर 7.2% था आपका फूड इन्फ्लेशन, जहां पर मंडीज नहीं है एक तरीके से, 2006 में अबॉलिश कर दी गई थी वो मंडी सिस्टम वहां का। और जिस तरीके से उसमें देखा जाए, तो इसमें देखा जाए 7.2% था, जबकि पंजाब और हरियाणा में देखा जाए तो 7 के करीब था। 7.2 हरियाणा के अंदर था, पंजाब के अंदर 6.59 यानी 7 ही था लगभग लगभग। तो इसको देखा जाए तो ये काफी एक ऑलमोस्ट सुदृढ़ लगता है। और जो 2014-15 की हम बात कर रहे हैं, और जो इन्फ्लेशन था कंट्री का, ऑल इंडिया इन्फ्लेशन था, वो 6.59 पे था। तो ये देखा जाए तो ये काफी जो एक तरीके से ये दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट सिमिलर था। लेकिन 2015-16 के बाद जो इन्फ्लेशन जो था, वहां पर जो था उसमें काफी कमी देखी गई थी। बिहार के अंदर जो था वो 4.03 था,
लेकिन यहाँ पर सब्सटेंशियली गिरा है हरियाणा और पंजाब के अंदर। हरियाणा के अंदर आपका 3.51 हुआ और इसके बाद 3.31 हुआ, और ऑल इंडिया का जो एवरेज था वो 5.12, यानी कि ये देख लीजिए 7 से लगभग लगभग 5.1 यानी 2 परसेंटेज पॉइंट से थोड़ा सा ही जिसको कहते हैं हल्का सा, ये ज्यादा मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट्स का ही फर्क आया है। इसके बाद 16-17 में आप देखे थे बढ़ना शुरू किया, 4.16 इन्फ्लेशन वहां हो गया था, और 4.08 जो इन्फ्लेशन था वो हरियाणा में था, 4.49 जो था वो पंजाब में था। जबकि कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा में 98 से 99% जो है वो जो प्राइसेस जो एक तरीके से एमएसपी मिल जाता है वहां पे, वो सारी फसल ले ली जाती है। लेकिन धान की हम यहाँ पे बात करेंगे। और इसके बाद जो 17-18 की आप बात करें तो इन्फ्लेशन बहुत जूम कर गया, और इसमें जो था, इसमें ये आंकड़ों के लिहाज से ये देखा जाए कि बिहार के अंदर 1.38 आ गया था फूड इन्फ्लेशन, और इनके अंदर ये बरकरार रहा 3.31 में, 3.33 में, और कंट्री का ओवरऑल जो इन्फ्लेशन था 2.22 में। तो ये कहा जा सकता है कि 2017-18 के अंदर पंजाब और हरियाणा के अंदर फूड इन्फ्लेशन ज्यादा था, लेकिन बाकी बनस्पत ओवरऑल इंडिया का डेटा लें और खास करके बिहार का डेटा लें तो उसमें फर्क है। तो यहाँ से एक तरीके का शिफ्ट आना शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट ईयर और महंगाई गिरी। फूड इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं इसमें सरकारी फिगर्स के हिसाब से ऑब्वियसली। तो इसमें 2018-19 में तो बिहार के अंदर तो बहुत ही ज्यादा गिर गया, 0.22% था, लेकिन पंजाब और हरियाणा के अंदर 1.75 और पंजाब के अंदर 1.15, और कंट्री का भी ओवरऑल गिरा। तो कहा यह जा सकता है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर जो है एक तरीके से जब पूरी कंट्री का गिर रहा है, बिहार का गिर रहा है, तो उसमें एक थोड़ी स्टेप जिसको कहते हैं कि वो थोड़ा सा ना हायर नोट पे जा रहा है। और इस तरीके से बिहार के अंदर 19-20 में 2.21 आ गया फूड इन्फ्लेशन, लेकिन पंजाब हरियाणा के अंदर 4.76, पंजाब के अंदर बड़ा है 6.82, और पूरा ओवरऑल कंट्री का 6.04। लेकिन ये जो फिगर्स हैं ये आकर के 2020-21 के अंदर पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं। इसमें जो बिहार का जो इन्फ्लेशन है वो 12.21% पे चला जाता है, और हरियाणा का जो है 6.12, और पंजाब का जो है 5.94 यानी 6 के करीब है, और कंट्री का जो ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन है वो 8.8 यानी कि 9 के करीब छूने के एक तरीके से तैयार है। इस पे एक पेपर भी आया है जिसको हम एक माइकल पात्रा जो है, जो एमपीसी के जो मेंबर हैं उसकी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, हम उस पर भी बात करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 4 पे रहने देना चाहिए, तो उसके लिए से ये बैकड्रॉप ये जरूरी था कि फूड इन्फ्लेशन मंडीज और नॉन मंडीज को लेकर इस पर एक चर्चा की जाए। उसके बाद एग्रीकल्चर पे और वीडियोस बनाएंगे, और इसके बाद जो हम जो माइकल पात्रा को जो इन्फ्लेशन वाला पेपर था उसमें को ऑथर भी रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।